हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल इससे पहले वाले टर्न में हम लोग व्याकरण के बारे में जानकारी पढ़ रहे थे। व्याकरण का मौलिक परिचय मैंने आपको दिया और व्याकरण किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। भाषा का वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मैंने कई बेसिक चीजें आपको बताई, वर्ण के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ शब्दों के बारे में जानकारी दी। अब मैं इस व्याकरण से संबंधित कुछ और अन्य जानकारियां जो काफी उपयोगी आपके लिए हो सकती है उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं, एक नंबर पे बात आती है कि भाषा क्या है। इसको आप अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हो, ये बोलते हो, ये भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा है। हमारे जो मन के विचार होते हैं उनको हम बोल करके प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, और दूसरों के द्वारा कहे गए विचारों को सुन करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसका आदान प्रदान का जो माध्यम उसे भाषा कहा गया है। हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये भाषा के बारे में जानकारी देते हैं। अब एक प्रश्न मैं कई बार विद्यार्थियों से पूछता हूं तो उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, वो है लिपि। कि लिपि किसे कहते हैं? ये लिपि क्या है? लिपि को यदि परिभाषित करना हो तो निश्चित चिन्हों के माध्यम से जब हम अपनी बात लिख करके प्रकट करते हैं वह साधन लिपि कहलाता है। अब लिपि लिखने का ढंग हो गया एक तरह से। जब हम लिख करके बात को प्रकट करते हैं, किस ढंग से लिखते हैं? जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए एक शब्द लिखा राम, ये राम मैंने लिख दिया, ये देवनागरी लिपि में लिखाया। अब अंग्रेजी में आप राम लिखते हो तो ऐसे, मान लो उर्दू में कैसे लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे। एक उदाहरण दिया मैंने, तमिल में कैसे लिखते होंगे, तेलुगु में पढ़ने वाला तो उसको राम ही पढ़ेगा। उस राम को लिखने के लिए कैसे कैसे चिन्ह प्रकट किए, ये जो चिन्ह निश्चित निर्धारित किए गए उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। निश्चित चिन्हों में बांध देना और चिन्हों के माध्यम, जैसे आप जानते हो ये अपनी मोहनजोदड़ो सभ्यता खुदाई के अंदर ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें बहुत सी लिपियां हैं। उन लिपियों के बारे में आज तक किसी को कई स्थान पर जानकारी नहीं मिली। तो यानी उस समय के लोग कैसी लिपि लिखते थे और अपने विचार व्यक्त का क्या माध्यम होता था, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तो उनके विचारों के बारे में नहीं जान पाए। तो लिपि की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो लिपि किसे कहते हैं? हमारे विचारों को लिख करके जब हम प्रकट करते हैं तो उसको, उस साधन को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब मैं आगे की चीज आपको एक बार बता देता हूं। भाषा की जो इकाइयां हैं, अब देखो एक प्रश्न आता है, ये भाषा जो है लिपि आपने जानकारी ली, भाषा की इकाइयों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। भाषा की इकाइयों के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली है ध्वनि, उसके बाद इसी क्रम में दूसरी है वर्ण, फिर है शब्द और फिर है पद। यानी ये भाषा की इकाई है, इनके माध्यम से भाषा आगे निकली है। इनमें ध्वनि क्या है? वह बोलने का एक ऐसा साधन है जो जिसको हम उच्चरित कहते हैं। उच्चरित जो भी वर्ण है वो ध्वनि है। टंकार किसी चीज की लगती है वो भी ध्वनि है। स्वर हमें सुनाई दे, शोर या आवाज, वो सारी की सारी ध्वनि में आती है। अब एक बार इसको सही परिभाषित करें कि ध्वनि क्या है? कि ध्वनि है मुंह से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज। मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जैसे अपन कोई भी कह लिखा कह को हलंत कर दो, ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। उसके बाद वर्ण बनते हैं, इसमें स्वर का मेल हुआ और ये वर्ण बन गया। और वर्णों के मेल से कल मैंने आपको बताया शब्द बनते हैं और शब्दों से पद बनते हैं। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं शब्दों की। कल हम शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उससे आगे की बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो ये भाषा की इकाइयां, शब्द बने, शब्द से पद बने। अब यदि हम बात करें कि शब्द के बारे में, तो मैं शब्दों की पहले व्याकरण की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। व्याकरण का मौलिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, विधन आकरण, यानी किसी मूल वस्तु का, मूल चीज का खुल करके विश्लेषण कर देना, वही व्याकरण है। अब मैं आगे की बात कहूं, व्याकरण की परिभाषा, यानी व्याकरण वह शास्त्र है
वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखना या पढ़ना या बोलना सिखाता है, वो मेरे नियमों के अनुसार हमें पढ़ना सिखाता है। अब एक बात मैं करता हूं, पहले आपको व्याकरण के कुछ अंग हैं या व्याकरण के पद वो किए गए भाग अलग अलग, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, वही आ गई वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार से व्याकरण शुरू होती है। वर्ण विचार में सबसे पहले व्याकरण में क्या पढ़ा रहा है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में कल मैंने आपको कुछ बताया था। अब हम बात करते हैं कि शब्द विचार। शब्दों में अलग अलग तरह से भेद किए गए हैं, यानी शब्द हमारी भाषा में किस किस प्रकार से आए, शब्दों का आगमन कैसे हुआ, तो मैं आपको बताऊं। ये दूसरा जो उसका भेद है शब्द विचार। यदि हम शब्द की बात करें तो शब्द का सबसे पहला भेद जो बताया था किस आधार पर किया, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर। कल मैंने संक्षेप में बताया था, एक हो गए सार्थक, अर्थ के आधार पर दो भेद हुए, और दूसरा हो गया निरर्थक, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता है ऐसे शब्द सार्थक है, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, निरर्थक कहलाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा बारीकी से आपको बताते हैं। विभिन्न ध्वनियों का मेल होने पर जो उनका अर्थ निकलता है तो वे सार्थक शब्द होते हैं। अर्थात इस प्रकार की ध्वनियां जो निश्चित अर्थ का बोध कराती है उनके समूह को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालक है, कमरा है, रोटी है, ये सब सार्थक है। और ध्वनियों के मेल होने पर किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं होता, ऐसे शब्द कहलाते हैं निरर्थक। तो जैसे कोई भी शब्द है, कमल का हमने लमक किया था, लड़का का कालड़ कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसी आधार पर बात करते हैं कि रूप के आधार पर, ये आपके अर्थ के आधार पर हुए। यदि हम दूसरा पॉइंट रखें रूप के आधार पर शब्द भेद या प्रयोग के आधार पर, तो ये भी आपको जानना चाहिए। एक होता है तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना रूप परिवर्तित किए जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के वो तमाम शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए वैसे के वैसे हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने लिखा घृत, जैसे लिखा मयूर, जैसे लिखा अग्नि, कृषक, ये सारे के सारे तत्सम है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के हैं और बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब आ गया तत्सम, उसके समान, यानी संस्कृत के हैं वैसे के वैसे उसी के समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आते हैं तद्भव। भव मानी होना, इसके जैसा बना देना, यानी परिभाषा क्या करोगे, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें क्या कहा जाएगा, तद्भव। यानी हिंदुस्तान में ज्यादातर आबादी आप जानते हो ग्रामीण परिवेश में रहती है। संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसका उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार उन शब्दों का रूप परिवर्तित करके हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनका उच्चारण करने लग गए बोलने की आसानी के लिए, तो वो सारे क्या कहलाए, तद्भव। जैसे घृत का हमने क्या किया, घी, मयूर का कर दिया मोर, अग्नि का कर दिया आग, और कृषक का कर दिया किसान। ये सारे क्या बन गए, ये बन गए तद्भव। जैसे यहां मान लो तत्सम पुष्प था, हमने क्या कर दिया उसका, फूल। जैसे यहां क्षेत्र था, हमने उसका क्या कर दिया, खेत। ये जो हमने रूप परिवर्तित किया वो सारे सारे तद्भव। तीसरे आते हैं देशज। मूल शब्द में जय लगा है, इसका मतलब जन्म लेना। यदि मूल शब्द में जय लग जाता है तो क्या अर्थ लेता है, जन्म लेना। देश में ही जन्मे हुए, हमारे ही देश में ऐसे पैदा हुए शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। यानी वे शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ, जिनका संस्कृत के शब्दों से या तद्भव शब्दों से कोई लेना देना नहीं है।
हमने आवश्यकता अनुसार आंचलिक क्षेत्र में उनको अपने आप प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमने ही पैदा कर दिया, वो सब देश में पैदा हुए हैं। देखो उसमें जय शब्द लगा, मैं आपको ये इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दूं। देशज में मूल शब्द में, मूल संज्ञा शब्द में जब ये प्रत्यय के रूप में लगता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है। तो यानी ये शब्दों की जानकारी आपको होना नितांत आवश्यक है। हमने देश शब्द है संज्ञा, उसमें जय जोड़ा तो बना देशज। जय माने जन्म लेना, देश में ही जो पैदा हुए हैं, जन्म लिया है। मान लीजिए अगर हम बात करें कि जैसे पानी शब्द है, जल शब्द है या पानी शब्द है, अब इसका एक अर्थ होता है जल। इसमें यदि जय जोड़ दिया जाए, इस पानी के पर्यायवाची, देखो आप इनसे शब्दों का विस्तार समझोगे, आप इन्हीं चीजों से इन शब्दों का विस्तार समझोगे। जल इसका पर्यायवाची है, तोय, अंबु, वारी, पय, नीर, ये सारे के सारे जल के पर्यायवाची हो गए। थोड़ा सा ध्यान देने से शब्दों का भंडार आपके पास बढ़ जाता है। अब आप सोचो कि ये तो आगे सब जल के पर्यायवाची, यदि हम इस पानी की जगह यहां लिखते हैं बादल और आपको फिर शब्द बनाने हैं, तो देखो आपके पास पर्यायवाची शब्द कितने हो गए। एक खाली करना क्या है, सब में आपको द शब्द जोड़ना है। जल को वैसा का वैसा रख दो, जलद इसमें वो ही कर दो, तोयद, अम्बुद, वारिद, पयोद, नीरद, ये बादल के हो गए। अगर आपको कमल के पर्यायवाची करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब के अंदर आपको क्या जोड़ना है, खाली जय जोड़ना है। जलज, तोयज, नीरज, वारिज, अंबुज। जय मानी जन्म लेना, जल में जो पैदा होता है, तोय मानी वही पानी में जो पैदा होता है वो कमल, और दय मानी देने वाला। बादल क्यों बना, जलद जल को देने वाला, या तोयद तोय को देने वाला। यदि आप इसी के समुद्र के बनाते हैं तो इसमें सब में आपको छोटा धी जोड़ना है, ये बन गए समुद्र के पर्यायवाची। जलधि, तोयधि, अम्बुधि, नीरधि, वारिधि, पयोधि, ये सब के सब क्या हो गए, समुद्र के। धी जोड़ते ही, धी कहते हैं भंडार को, जल का भंडार है जहां। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि शब्दों का इस प्रकार से निर्माण होता है और उनसे आप जानकारी कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको देशज के बारे में। तो देशज शब्दों की जानकारी, देश में जो पैदा हुए हैं ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही, हमारी आंचलिक क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार हमने पैदा किए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं देशज शब्दों का, जैसे खिड़की, जैसे लोटा। इसी क्रम में आप और भी शब्द देख सकते हैं, और शब्दों में टोली, जैसे चिमटा, रोड़ा आदि ऐसे शब्द हैं जो हमने स्वयं इजाद किए। हमारे परिवेश में, हमारे क्षेत्र में, मारवाड़ी में आप बोलते हो लड़के को छोरा या छोरी, लड़की को। पंजाब में जाते उसका और उच्चारण होता है कुड़ी और मुंडा। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांतों में वो बोले जाते हैं, वो हमने इजाद किए ऐसे शब्द, तो वो देश शब्द है। उसके बाद आते हैं विदेशी। विदेशी शब्द भी हमारी भाषा में रमे हुए हैं। विदेशी शब्द इतने ज्यादा रमे हुए हैं कि हम उनको अर्थांतरण भी नहीं कर सकते, उसको शब्द को हिंदी से हटाना भी मुश्किल है। कई शब्द तो ऐसे रमे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं अंग्रेजी की, हमारी भाषा में अंग्रेजी, फ्रांस, डच, इटालियन, फ्रांसिस, जर्मनी, जैपनीज, ये सारी भाषाओं के शब्द चलते हैं। हमने लिखा स्कूल। अब देख लो आप, स्कूल गांव में भी जो अनपढ़ हमारे बुजुर्ग हैं वो भी भैया स्कूल नहीं गया, आज बच्चे स्कूल नहीं गया, वो विद्यालय नहीं बोलते हैं। यानी ये भाषा में रम गए हैं। कई शब्द बहुत ज्यादा गहराई से रम गए, उनको हम हटा नहीं सकते। जैसे आपने कोई लिखा स्कूल है, मास्टर है, ये तो अंग्रेजी से। जैसे जनाब शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। उर्दू के शब्द भी आते हैं। जैसे हम और बात करें विदेशी शब्दों की, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, पुर्तगाली, जापानी, फारसी,
तुर्की, अरबी, विदेशी भाषाओं से कई हिंदी में शब्द चलते हैं। उदाहरण के लिए मास्टर, फायर, चाइल्ड, तोप, बटन, प्याला, पादरी, गरीब, औरत, दौलत, मालिक, किताब, कूपन, कारतूस, चश्मा, रुमाल, जिंदगी, कालीन, काबू, दरोगा, बेगम आदि बहुत से शब्द हैं। ये इस प्रकार से शब्द हमारी भाषा में चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि रूप के आधार पर शब्दों के ये 4 भेद हुए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। चलिए अब शब्दों के और भेद भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको स्टूडेंट्स शब्दों की जितनी अधिक जानकारी होगी, भाषा पर आपका उतना ही अधिक अधिकार बन जाएगा। शब्दों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। बिना शब्दों की जानकारी के भाषा पर अधिकार कर पाना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अधिक से अधिक शब्द, चाहे वो शब्दकोश से आपको देखने पड़े, उनकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। अब करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब देखो व्युत्पत्ति के आधार पर पहला आता है, वो है योग। व्युत्पत्ति के आधार पर जो बताया है उसमें रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक और तीसरा आता है योग रूढ़। इनके बारे में आपको जानना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के भेद बताए हैं, उनमें क्या क्या अंतर आएगा वो समझना जरूरी है। अब हम इन तीनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द को आप मौलिक शब्द भी कह सकते हो, मूल शब्द, यानी जिसका जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, किसी के संयोजन से नहीं बना, दूसरा शब्द उसमें मिश्रित नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे कोई भी शब्द ले सकते हो आप। उदाहरण के लिए यदि हम रूढ़ की बात करें, पहले मैं लिख देता हूं यहां रूढ़ शब्द, जैसे पवन, कोई जैसे रोटी, पानी, हवा, ये अपने आप में मूल शब्द है। इनमें कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है किसी के मेल से, स्वतंत्र शब्द है। ये स्वतंत्र शब्द है, इनमें किसी का मेल नहीं हुआ। लेकिन दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब योग से बना हुआ, जोड़ से बना हुआ, 2 शब्दों के मेल से बनता है। ये 2 शब्दों के मेल से बनता है। विभिन्न प्रकार के शब्द हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं के भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं यहां पाठशाला। पाठ और शाला 2 शब्दों से बना है। जैसे मैंने लिखा माया नगरी। माया और नगरी 2 शब्दों से बना है। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे लिखा विद्यालय, विद्या और आलय, ये 2 शब्दों के योग से बनने वाले कहलाते हैं यौगिक शब्द। इसके बाद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं कि दो शब्दों के मेल से बने या न बने, बन भी सकते ना भी बने, लेकिन उनका एक विशिष्ट अर्थ, अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी उदाहरण ऊपर बताया भी था मैंने, पंकज। अब इसको खोल के लिखो, पंख कहते हैं कीचड़ को, प्लस जय, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। इस प्रकार से दोनों शब्दों के मेल से एक नया अर्थ, विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। ऐसा कहलाता है आपका ये शब्द, जिसको कहते हो योग रूढ़। जैसे आगे आ गया चौमासा है, आपने लिखा 4 महीनों का समूह। चौ अलग है, मासा अलग है। वही बात जलद, अभी बताया था जलद, दे मानी देने वाला, जल मानी पानी को देने वाला। तो योग रूढ़ कौन से हुए कि जो 2 शब्दों के मेल से बने लेकिन एक विशिष्ट अर्थ छोड़ते हैं, एक खास अर्थ हमारे सामने प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनका विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको इस क्रम में कुछ विशिष्ट तत्सम और तद्भव शब्द लिखवाने जा रहा हूं। आप अपने उत्तर पुस्तिका में उनको नोट करेंगे, जो खास खास हैं, विशेष हैं। ऐसे शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसका ध्यान देंगे। तो इधर हम लिखेंगे तत्सम और उसके सामने हो जाएगा तद्भव। तो पहले मैं तत्सम लिख देता हूं, उसका हम तद्भव बनाएंगे।
अक्षर है एकार्य, अक्षी, उसी क्रम में अगम्य, अट्टालिका, अश्विन, आश्चर्य, इसके बाद अर्ध, अश्रु। ये आपके तत्सम है सारे। अब इनका अपने को बनाना तद्भव। तो अक्षर का क्या करेंगे? आखर, अकार्य, अकाज, अक्षी, आंख, अगम्य, अगम, अट्टालिका का आ जाएगा अटारी, अश्विन का आएगा आसोज, आश्चर्य का हो जाएगा अचरज, अर्थ का होगा आधा, अश्रु का हो जाएगा आंसू। इसी क्रम में और मैं अभी तत्सम आपको लिखवा रहा हूं, जर तत्व लिखवाऊंगा, तो उसमें चलते हैं। जैसे ये तत्सम इधर और इधर आएंगे तद्भव। जैसे अगणित, आम्लक, आम्रचूर्ण, इसी क्रम में अंगरक्षक, अग्नि मैंने आपको बताया था। जैसे अग्रवर्ती, अंगुष्ठ, जैसे अपन बोलते हैं अक्षय तृतीया, अंधकार, अमूल्य, इसके बाद अन्न, ऐसे शब्द ये हैं। अब इनका देखना है। अनगिनत, अगणित, आम्लक का हो जाएगा आंवला, आम्रचूर्ण का हो जाएगा अमचूर, अंगरक्षक का अंगोछा या अंगरखा भी कर सकते हैं। अग्रवर्ती, अगाड़ी, आगे चलने वाला, अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा, अक्षय तृतीया का करेंगे आखा तीज, अंधकार का हो जाएगा अंधेरा, अमूल्य का करेंगे अमोल, अन्न का करेंगे अनाज। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सब को उतारे, ये सामने लिखे हुए हैं आपके। इसी क्रम में आगे कुछ और शब्द मैं आपको बताऊंगा, उनको भी आपको लिखना होगा। मैं लिखता जा रहा हूं नीचे। यहां से हम शुरू करते हैं। जैसे लिखा उत्साह, उसके बाद में चलते हैं उलूख, उच्च, उष्ट्र, कुपुत्र, इनका करेंगे उत्साह है। उलूक का करेंगे उल्लू, उच्च का करेंगे ऊंचा, उष्ट का करेंगे ऊंट, कुपुत्र का करेंगे कपूत। अभी और शब्द मैं इधर लिखवाता हूं आपको। जैसे आप लिखेंगे एकत्र, इसी क्रम में कर्तव्य,
फिर लिखेंगे कपाट, कदली, स्कंद। इनका आपको लिखना है एकत्र, इकट्ठा, कर्तव्य, कर्तव्य। कपाट का हो जाएगा किवाड़, कदली का होगा केला और स्कंद का हो जाएगा कंधा। ये शब्द आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह उतारें। अभी और खास खास शब्द मैं आपको लिखवाऊंगा, ये इधर से आप उतार जाए, मैं नए शब्द और लिखवा रहा हूं। तो यानी इन शब्दों का आपको ज्ञान होना, ताकि आप जितना आपके शब्द अच्छे होंगे, जानकारी होगी, उतना ही आप बहुत अच्छी तरह सीख पाओगे, या शब्दों की जानकारी से भाषा पे पकड़ आपकी बढ़िया बनेगी। अभी मैं और कुछ शब्द लिखवा देता हूं, जैसे कज्जल। तो ये हमने लिखा कपड़दी का। इसी क्रम में और मैं आपको शब्द लिखवा रहा हूं जो खास खास हैं। जैसे लिखा कपोत, जैसे कर्तरी, काष्ठ, करपट, कर्पूर, जैसे कर्ण, जैसे कृष्ण, कंटक, आगे चलते हैं, कुमार, कुक्षी, कंदुक, कच्छप, कटु, कुटुंब। अब इनका अर्थ मैं आपको लिखवा देता हूं पहले। जैसे कज्जल का हो जाएगा काजल, कपड़दी का कोड़ी, कपोत कबूतर, कर्तरी कैंची, काष्ठ काठ। इसी क्रम में करपट का हो जाएगा कपड़ा, कर्पूर का होगा कपूर, कर्ण कान, कृष्ण कान या काला दोनों हो जाएगा, कंटक कांटा, कुमार का हो जाएगा कुंवर, कुक्षी का होगा कोख, कंदू का हो जाएगा गेंद, कच्छप का हो जाएगा कछुआ, कटु का हो जाएगा कड़वा, कुटुम का कुटुम कर दो खाली, या कुटुम्ब कर दो, कुटुम्ब कर दो। कुछ शब्द और मैं लिखवा देता हूं, ये आपने उतारे होंगे अपनी कॉपी में, तो इन शब्दों की आपको जानकारी होना जरूरी है। ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं और उनका रूप विकृत होकर के हिंदी में प्रयुक्त हो गया, वो सारे क्या बन गए? तद्भव। अभी कुछ शब्द और लिखवा देता हूं मैं आपसे। जैसे ये शब्द है ग्रंथि, गात्र, जैसे ग्रामीण, ग्रीवा, गुफा,
गोधूम, गुम्फन, गोमय, गोस्वामी, गर्भिणी, घट, घोटक, चर्मकार, चर्म और चित्रकार, इनका अर्थ और देख लेते हैं। ग्रंथि का हो जाएगा गांठ, गात्र, गाथ, ग्रामीण का होगा गंवार, ग्रीवा का हो जाएगा गर्दन, गुफा का गुहा, गोधूम गेहूं, गुम्फन गूंथना, गोमय का हो जाएगा गोबर, गोस्वामी गुसाई, गर्भिणी गाभिन, घट का हो जाएगा घड़ा, घोटक का होगा घोड़ा, चर्मकार का चमार, चर्म का चमड़ा, चित्रकार का चितेरा। ये शब्द भी आप अच्छी तरह अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। तो इस प्रकार से और बहुत से शब्द जो खास खास शब्द है मैं अगले अंक में आपको फिर लिखाऊंगा। मेरा विश्वास है कि आप इनको अच्छी तरह लिख करके और याद भी करेंगे, और जैसे ही अपनी क्लासेस प्रॉपर होंगी मैं आप सबको ये सब शब्द पूछूंगा, बहुत अच्छी तरह इनको याद करेंगे। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।